से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से कॉस्टिंग पे इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है। लेकिन अब हम एक एक फैक्टर को, जैसे सबसे पहला फैक्टर मैंने क्या बताया था, आगतों की कीमत, तो सबसे पहले आगत वाला पढ़ेंगे, फिर टैक्स वाला आएगा, फिर आपका जो तीसरा फैक्टर था वो आएगा। वन बाय वन अब हम इन सब चीज़ों को जो है डिटेल में पढ़ने वाले हैं और विद डायग्राम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला जो आता है वो है आगतों की कीमत। कह रहे हैं आगतों की कीमत में परिवर्तन होने से प्रतियोगी उद्योग की लागत में किस प्रकार परिवर्तन होगा, इसे एक उदाहरण की सहायता से समझाया जा सकता है। आगत का मतलब क्या होता है, वही चीज़ कि वही किसी भी चीज़ में जो चीज़ एज आ रॉ मटेरियल यूज़ हो रही है, इनपुट, उसको आगत कहते हैं। जैसे वही सेम ऊपर वाला एग्जांपल लिया है कि अगर आटे की कीमत कम हो जाए, आटा किससे बनेगा, गेहूं से, मतलब कहने का तात्पर्य यही है गेहूं की कीमत कम हो जाए तो भाई ब्रेड उद्योग की लागत कम हो जाएगी क्योंकि ब्रेड सस्ती बनेगी। अभी जब आटा सस्ता तो ब्रेड सस्ती, बिस्कुट सस्ते, और अगर आटा महंगा तो ब्रेड महंगी, बिस्कुट महंगे, क्योंकि किससे बन रहे हैं, ये इसी से बन रहे हैं। और आटा किसके ऊपर डिपेंड करता है, गेहूं पे। तो बेसिकली गेहूं की कीमत डिपेंड करेगी कि ब्रेड और बिस्कुट महंगे बनेंगे या सस्ते बनेंगे। और अगर आटे की कीमत बढ़ जाए, अगर आटा महंगा हो जाए तो भाई ब्रेड, बिस्कुट, इनकी भी लागत क्या हो जाएगी, इनकी भी लागत जो है बढ़ जाएगी। और जिससे भी लागत बढ़ जाती है उससे वस्तु की पूर्ति कम हो जाती है, और जिससे भी लागत घट जाती है उससे वस्तु की पूर्ति बढ़ जाती है। ये भी हम ऊपर बहुत ही अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो है इनपुट। इनपुट की वजह से क्या होता है, इनपुट की वजह से पूर्ति के अंदर जो है चेंज आता है, ठीक है जी। अच्छा, अब ज़रा एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अभी तक हमने जो डायग्राम्स पढ़े हैं, वो जो डायग्राम पढ़े हैं वो बेटा हमने एक अधिकार, एक आधिकारिक, ये वाले डायग्राम पढ़े हैं अभी तक हमने। पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर किस तरीके का डायग्राम बनता है ये आपने सेमेस्टर 1 के अंदर पढ़ा होगा, बट अगर आपको याद नहीं है तो मैं एक बारी आपको याद दिला देता हूँ। आपको ये ध्यान रखना है, जैसे अगर मैं, चलो आपको सारा ही रिवाइज़ करा देता हूँ। हमने जो एकाधिकार और एकाधिकारिक के अंदर पढ़ा है उसमें ऐसे डायग्राम पढ़े थे कि ये इसका AR कर्व है, और ऐसे को ये इसका MR कर्व है, और फिर ऐसे MC बनाते थे, और यहाँ पे MR और MC इक्विलिब्रियम पे होते थे। तो एकाधिकार ये इक्विलिब्रियम पे क्वांटिटी है, ये इक्विलिब्रियम पे प्राइस है, ये ऐसे डिसाइड होता था अगर आप कुछ याद है। और फिर 3 तरीके की सिचुएशन पड़ी थी, ऐसे बनाते थे AC, एक ऐसे एक यहाँ पे बनाते थे सामान्य लाभ वाला, एक ऊपर, ऐसे 3 सिचुएशन हमने पढ़ी थी। ये तो एकाधिकार और एकाधिकारिक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की, तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंदर कैसे बनता है ये आप देखिए। इसका AR और MR कर्व ऐसे नहीं बनता, इसका AR और MR कर्व जो है वो बनता है इस तरीके से बेटा, ऐसे एक्स अक्ष के समांतर। यही AR कर्व है, यही MR कर्व है। और मैंने आपको बोला था जो AR कर्व होता है वही प्राइस होता है और वही डिमांड कर्व होता है। तो यही जो है बेटा, यही प्राइस है, यही डिमांड कर्व है, सब कुछ यही है। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंदर आपको ये ध्यान रखना है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंदर, इसको हम ढंग से बना देते हैं, इसमें बनता है एक्स अक्ष के समांतर। यही प्राइस है, यही AR है, यही MR है, और यही डिमांड कर्व है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंदर ये चारों आपस में बराबर होते हैं और एक्स अक्ष के समांतर होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और रही बात MC कर्व की, तो MC कर्व कैसे बनेगा, MC तो U आकृति का ही बनता है। तो ये जो ये आ गया यहाँ पे, ये आ गया यहाँ पे इसका इक्विलिब्रियम का पॉइंट, तो ये आ गए प्राइस। तो ये कंडीशन क्या होती है बेटा इक्विलिब्रियम की, कंडीशन सब बाज़ार में सेम रहती है, MR और MC आपस में क्या हो जाएं, MR और MC आपस में बराबर हो जाएं। और दूसरी कंडीशन क्या होती है कि MC ग्रेटर देन हो जाए MR से। तो मैंने बोला इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम की कंडीशन हो गई। क्यों हो गई इस पॉइंट पे, ऐसा क्या ख़ास बात है, क्योंकि इस पॉइंट पे
ये दोनों कंडीशन पूरी हो रही है। कैसे पूरी हो रही है? जहाँ पे भी दोनों कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ पे इसका क्या मतलब है बेटा? यहाँ इस पॉइंट पे एम आर और एम सी दोनों बराबर हैं, क्योंकि ये काट रहा है इसको, ये एम सी कर्व और यही एम आर कर्व है, तो इसलिए यह बराबर भी हो रहे हैं। और उसके बाद कंडीशन क्या है दूसरी? एम सी ग्रेटर देन एम आर हो। तो एम सी कर्व देखो ऊपर है और एम आर कर्व नीचे है, तो जौन सा कर्व ऊपर होता है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। तो ई पॉइंट के बाद, संतुलन के बाद एम सी ग्रेटर देन एम आर है। तो इस वजह से पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंदर संतुलन की जो अवस्था होती है वो ऐसे होती है। तो ये डायग्राम आपको ध्यान रखना है, सिंपल ऐसे। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंदर अब जो हमें डायग्राम हमें पढ़ने हैं मोस्टली, इसमें ऐसे स्ट्रेट लाइन होगी, ए आर एम आर इसका सब यही होता है और यही प्राइस है। यही जो प्राइस है वही ए आर है, वही एम आर है, ये ध्यान रखिएगा। यही ए आर है, यही एम आर है, और एम सी कर्व कैसे? एम सी कर्व ऐसे। तो जो ये प्राइस जा रहे होंगे वही ए आर, वही एम आर, और यहीं पे जो एम सी कर्व है वो क्या है? वो इक्विलिब्रियम का पॉइंट होता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये सेमेस्टर 1 में आपने पढ़ा होगा, लेकिन मैंने आपको बता दिया है। अब आ जाइए मुद्दे पे। अब मुद्दा क्या है? देखिए, हमें ज़रा इन दोनों डायग्रामों को ज़रा समझना है। ये दोनों डायग्राम क्या है? अंदर लिखा हुआ है, डायग्राम ए के अंदर लिखा हुआ है उद्योग। डायग्राम ए के अंदर क्या लिखा हुआ है? डायग्राम ए के अंदर लिखा हुआ है उद्योग, और पैनल बी में लिखा हुआ है फर्म। तो भाई सबसे पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए, कि उद्योग क्या होता है और फर्म क्या होती है। जब तक मुझे यही नहीं पता होगा उद्योग क्या होता है और फर्म क्या होती है, तब तक मैं इसको कैसे समझ पाऊँगा? तो ज़रा ये समझिए। जैसे कि मान लीजिए जूते हैं, जूते एक गुड्स है। 4 फर्में जूते बनाती हैं। ए फर्म बनाती है, बी फर्म बनाती है, सी फर्म बनाती है और डी फर्म बनाती है। तो टोटल 4 फर्में हैं जो कि जूते बनाने का काम करती है उस इकोनॉमी के अंदर, उस कंट्री के अंदर। तो अगर मैं इंडिविजुअली बात करूं ए, बी, सी और डी की, तो ये बेटा फर्में कहलाएंगी, ए फर्म, बी फर्म, सी फर्म, डी फर्म। लेकिन अगर मैं बोलूं जूता उद्योग, अगर मैं ये वर्ड बोलूं शूज़ इंडस्ट्री, तो उसके अंदर शूज़ इंडस्ट्री का मतलब जो फर्में जूते बना रही हैं, मैं उन सब की बात कर रहा हूँ। क्या हुआ इसका मतलब? उद्योग का मतलब उन उद्योग सभी फर्मों का समूह होता है जो कि उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर मैं बोल रहा हूँ जूता उद्योग, शूज़ इंडस्ट्री, इट मीन्स मैं उन सभी फर्मों की बात कर रहा हूँ जो जूते बना रही हैं। और अगर मैं बोलूँ ए फर्म, बी फर्म, तो मैं किसी पर्टिकुलर फर्म को टारगेट कर रहा हूँ ना। फर्म उद्योग का एक यूनिट होता है, एक यूनिट। क्या बोला मैंने? फर्म उद्योग का एक यूनिट होता है, उद्योग का एक यूनिट। भाई उद्योग के अंदर क्या है? उद्योग के अंदर तो बेटा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये चारों सम्मिलित हैं, क्योंकि चार फर्में जूते बना रही हैं। लेकिन मैं बोल रहा हूँ किसी पर्टिकुलर फर्म, ए फर्म, तो ए किसका पार्ट है? इसका। बी किसका पार्ट है? इसका। सी किसका पार्ट है? इसका। डी किसका पार्ट है? इसका। फर्मों से मिलकर ही उद्योग बनता है। उद्योग कोई अलग वो नहीं है, बस सभी फर्मों का जो समूह है वो उद्योग कहलाता है। ये आपको ध्यान रखना है। सभी फर्मों का समूह क्या कहलाता है? उद्योग कहलाता है। और उद्योग कोई अलग चीज़ नहीं है, बार बार कह रहा हूँ। इन्हीं फर्मों का समूह, मैंने बोला ये चार फर्में हैं, तो इन्हीं 4 फर्मों का जो समूह है उसी को ही उद्योग बोलेंगे। और अगर मैं इंडिविजुअली बात करूं केवल ए की, केवल बी की, केवल सी की, तो ये फर्म कही जाएंगी, ए फर्म, बी फर्म, सी फर्म। ये आपको सबसे पहली बात तो ध्यान रखना है। और आपको ये ध्यान रखना है कि पूर्ण प्रतियोगिता जो बाज़ार होता है, पूर्ण प्रतियोगिता वाला, उसके अंदर उद्योग कीमत डिसाइड करता है। उद्योग कीमत डिसाइड करता है। जैसे अगर मैं अभी का सिनेरियो लूँ तो उद्योग, मैंने अभी आपको क्या बोला? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। और फर्म क्या करती है?
फर्म उसको एक्सेप्ट करती है। फर्म कौन है? जैसे कि ए फर्म, बी फर्म, सी फर्म। फर्म एक इंडिविजुअल और उद्योग उन सभी फर्मों का समूह। ठीक है, तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंदर मैं कह रहा हूँ कि कीमत कौन डिसाइड करता है? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंदर जो कीमत है वो उद्योग डिसाइड करता है। उद्योग कोई अलग बंदा नहीं है, कोई अलग बंदी नहीं है, कोई अलग उद्योग नहीं है, कोई अलग फर्म नहीं है। उद्योग इन्हीं 4 फर्मों का समूह है। तो कैसे डिसाइड करता है? उद्योग कैसे डिसाइड करता है? उद्योग डिसाइड करता है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंदर कीमत वहाँ पे डिसाइड होती है जहाँ पर मांग और पूर्ति आपस में क्या हो जाती हैं? मांग और पूर्ति आपस में बराबर हो जाती है। किसकी मांग और किसकी पूर्ति? उद्योग की मांग और उद्योग की पूर्ति। और उद्योग कौन है बेटा? उद्योग है A + B + C + D, मतलब सभी फर्मों की मांग और सभी फर्मों की पूर्ति जहाँ पे आपस में बराबर हो जाते हैं। जहाँ पे आपस में बराबर हो जाते हैं वहीं पे क्या हो जाता है? वहीं पे प्राइस डिसाइड हो जाता है कि इस प्राइस पे बेचना है। आपको एक बात दिमाग में सेट कर लेनी है कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर उद्योग क्या करता है? पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर उद्योग कीमत निर्धारित करता है। कीमत निर्धारक उद्योग होता है। उद्योग कोई अलग चीज़ नहीं है, बार बार कह रहा हूँ, इन्हीं फर्मों का समूह है। और उद्योग कैसे डिसाइड करेगा? इन चारों की मांग और इन चारों की पूर्ति जो भी है उसके अकॉर्डिंगली प्राइस डिसाइड होंगे कि इस प्राइस पे बिकेगी और ए फर्म, बी फर्म, सी फर्म, डी फर्म उसको एक्सेप्ट करेगी। तो जो फर्में होती हैं पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर, आपको ये ध्यान रखना है, ये कीमत स्वीकारक होती हैं। कीमत स्वीकारक, ये कीमत स्वीकार करती हैं। और डिसाइड कौन करता है? उद्योग। ये कीमत निर्धारक होता है। उद्योग कोई अलग बंदा, कोई अलग बंदी, कोई अलग ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इन्हीं फर्मों का समूह है। इन्हीं फर्मों की मांग और पूर्ति से कीमत डिसाइड होती है जब मांग और पूर्ति बराबर हो जाते हैं। लेकिन केवल पूर्ण प्रतियोगिता में ही ऐसा होता है। एकाधिकार एक, अल्पाधिकार वहाँ ऐसा नहीं होता। अभी हम फिलहाल पूर्ण प्रतियोगिता की बात कर रहे हैं, तो यहाँ उद्योग कीमत निर्धारक है और फर्म कीमत स्वीकारक है। ये कॉन्सेप्ट सबसे पहली बात तो आपको ध्यान रखना है। अब देखिए डिमांड कर्व कैसे बनता है जी? डिमांड कर्व बनता है जी इस तरीके से। सप्लाई कर्व कैसे बनता है जी? सप्लाई कर्व बनता है जी इस तरीके से। ठीक है जी, ये कौन से डायग्राम की बात चल रही है बेटा? उद्योग की। मैंने अभी आपको समझाया कि जहाँ पे उद्योग की मांग और उद्योग की पूर्ति आपस में बराबर हो जाएंगे, वहीं पे जो है भाई प्राइस डिसाइड हो जाएगा कि भाई इस प्राइस पे क्या होगा? इस प्राइस पे गुड्स जो है बिकेंगे। ये प्राइस और ये क्वांटिटी डिसाइड हो गए उद्योग के। ठीक है जी। अच्छा, उद्योग ने बोला जी इस प्राइस पे बिकेंगे। अब फर्म को क्या करना पड़ेगा? फर्म को इस प्राइस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा बेटा। तो फर्म को क्या करना पड़ेगा? फर्म को इस प्राइस को जो है एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ठीक है जी, हम जो है इस प्राइस पे जो है इसको बेचेंगे। ये आ गया P1 प्राइस। तो P1 प्राइस पे क्या हो रहा है? P1 प्राइस पे फर्में उसको बेच रही है। और अभी मैंने आपको बताया था, इसको चाहो तो और एक्सटेंड कर दीजिए, इसको चाहो तो और एक्सटेंड कर दीजिए। जो ये प्राइस है, ये जो प्राइस है यही बेटा AR है और यही बेटा MR है और यही बेटा डिमांड कर्व है, सब कुछ यही है। तो अब एक MC कर्व बना दिया हमने यहाँ से, ये आ गया हमारा MC कर्व। तो ये MC कर्व, ये जो प्राइस आ रहा है ये वाला, यही प्राइस है, यही AR है, ये MR है। कहाँ पे इसको कर रहा है? प्रतिच्छेद इस E1 बिंदु पे, ये वाले E1 बिंदु पे। तो इक्विलिब्रियम कहाँ पे आ गया इसका? इक्विलिब्रियम जो है इसका इस पॉइंट पे आ गया E1। सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है कि इक्विलिब्रियम कैसे आया ये E1। भाई पहले डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंगली जहाँ डिमांड सप्लाई बराबर हुए ये E1 पे, यहाँ पे इक्विलिब्रियम बना। उद्योग ने बोला जी ये प्राइस और ये क्वांटिटी बिकेगी, तो फर्में उसको एक्सेप्ट करती हैं उस प्राइस को
और उस प्राइस पे इक्विलिब्रियम आया। ये वाली जो लाइन है, ये वाली, यही प्राइस लाइन है, यही AR कर्व है, यही MR कर्व है, यही डिमांड कर्व है, और यहाँ से फिर MC कर्व आया और MC और MR इस पॉइंट पे बराबर हो रहे हैं, तो यहाँ पे संतुलन का पॉइंट आ गया, सबसे पहली बात तो। अच्छा, अब ज़रा समझिए, अब ज़रा ध्यान से समझेंगे। अब क्या होगा, प्रतियोगी फर्म की स्थिति में अल्पकाल में आटे की कीमत गिरने से उत्पादन की लागत जो है कम हो जाएगी, जिसके कारण प्रत्येक फर्म को असामान्य लाभ प्राप्त होगा। क्या बोला इसने? ये कह रहा है, अभी हमने ऊपर पढ़ा था इस चीज़ को, कि अगर शॉर्ट रन के अंदर क्या होगा, अगर शॉर्ट रन के अंदर जो है बेटा क्या कहते हैं, अगर आटा सस्ता मिलेगा शॉर्ट रन के अंदर, तो उससे क्या होगा, अगर शॉर्ट रन के अंदर आटा सस्ता मिलेगा तो उससे कॉस्टिंग क्या हो जाएगी, कॉस्टिंग कम हो जाएगी, और शॉर्ट रन के अंदर पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंदर जितनी भी फर्में हैं वो क्या होगा, असामान्य लाभ अर्जित करेंगी। ठीक है, लेकिन दीर्घकाल में, यही पैराग्राफ ऊपर है, अब उसको देख के कि यार इस मार्केट के अंदर तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, उसको देख के क्या होगा, उसको देखकर फर्में अट्रैक्ट होंगी और इस मार्केट के अंदर आएंगी, अपना शॉप ओपन करेंगी, और धीरे धीरे वो असामान्य लाभ किस में परिवर्तित हो जाएगा, वो असामान्य लाभ सामान्य लाभ में जो है परिवर्तित हो जाएगा। तो सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है। अब देखिए क्या कह रहा है, अब जो है तो कह रहा है, निष्कर्ष के रूप में ये कहा जा सकता है, अल्पकाल में पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में आटे की कीमत कम होने से, ये बार बार वही लाइन लिखे जा रहा है, ठीक है, कि क्या होगा, ये सब एक वही लाइन है बार बार, तो कोई अलग चीज़ नहीं लिखी हुई है। और अच्छा, अभी ऊपर ही आ जाइए उसी डायग्राम पे, देखिए उसी डायग्राम को हमें ज़रा समझना है। सबसे पहले क्या हुआ बेटा, सबसे पहले जो है ये डिमांड कर्व है, ठीक है, और ये सप्लाई कर्व है। डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व इस पॉइंट पे कट कर रहे थे, तो उद्योग ने प्राइस डिसाइड करा P1, फर्म ने उसे स्वीकार करा, और क्या हुआ, फर्म ने उसे स्वीकार करा और इस प्राइस पे इक्विलिब्रियम आ गया, क्योंकि यहाँ पे MR और MC आपस में क्या हो रहे हैं, MR और MC आपस में जो है बराबर हो रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, अभी जो है ये जो है बेटा, ये वाली जो लाइन है, मैंने बोला कि यही AR कर्व है, ठीक है, और यही MR कर्व है, और आपकी जो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट है वो कहाँ पे आ रही है, AR से नीचे बना हुआ है। देखो AC कर्व जो है वो कहाँ पे बना हुआ है, AC कर्व जो है वो नीचे बना हुआ है, AC कर्व जो है वो कहाँ बना हुआ है, नीचे बना हुआ है। कॉस्टिंग कम आ रही है, बिग ज़्यादा पे रहा है, तो शॉर्ट रन के अंदर क्या हो रहा है, ये वाला सारा का सारा पोर्शन, ये वाला सारा का सारा पोर्शन किस चीज़ का है, ये वाला सारा का सारा पोर्शन जो है वो असामान्य लाभ का है। जैसे डायग्राम हमने वहाँ पे पढ़े थे वैसे ही डायग्राम यहाँ पे भी हैं। तो क्योंकि शॉर्ट ये क्या है, ऐसे TC क्या है, शॉर्ट रन एवरेज टोटल कॉस्ट, या शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट भी कह सकते हो, AC या ATC एक ही चीज़ होती है, तो इसको आप SAC भी कह सकते हो या SATC भी कह सकते हो। S इसलिए लगा देते हैं ताकि ये शॉर्ट रन को प्रदर्शित करे। तो एवरेज कॉस्ट या एवरेज टोटल कॉस्ट एक ही चीज़ होती है। अब क्या होता है, ये तो डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंगली हो गया। अब अगर आटे की कीमत बढ़ती है और आटे की कीमत अगर घटती है तो दो तरीके के प्रभाव हमको देखने के लिए मिलेंगे। अभी तो ये डिसाइड हो गया। अगर मान लीजिए, पहले हम बात करते हैं अल्पकाल की और फिर हम बात करेंगे दीर्घकाल की। तो अल्पकाल की अगर हम बात करते हैं तो अल्पकाल में मान लीजिए आटे की कीमत कम हो गई। अल्पकाल में आटे की जो कीमत है वो क्या हो गई, कम हो गई। तो अगर आटे की कीमत अगर कम हो गई, अगर आटे की कीमत जो है अगर कम हो गई तो लाभ उससे बढ़ेंगे, और जिस भी चीज़ से लाभ बढ़ेंगे उससे हमने बोला सप्लाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी।
तो ऐसी स्थिति के अंदर जो सप्लाई कर्व होगा बेटा वो किस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, इस तरफ। जब पूर्ति में वृद्धि होती है, जब पूर्ति में वृद्धि होती है तो पूर्ति वक्र इधर खिसक जाता है, इसको कहते हैं दाईं ओर। जब पूर्ति में वृद्धि होती है तो पूर्ति वक्र किधर खिसकता है, दाईं ओर खिसकता है, इसको दाईं ओर कहते हैं। और जब पूर्ति में कमी होती है तो इधर देखो, इधर भी बना हुआ है, जब पूर्ति में कमी होती है तो ये इस तरफ आ जाता है, इसको कहते हैं बाईं ओर। ठीक है, जब बढ़ता है तो दाईं ओर और जब कम होता है तो बाईं ओर, ये ध्यान रखना है आपको। तो मान लीजिए कीमत कम हुई, कीमत के कम होने से क्या हुआ, कीमत के कम होने से लाभ बढ़ गए और लाभ बढ़ने से पूर्ति बढ़ेगी। तो मैंने बोला अगर पूर्ति बढ़ेगी तो पूर्ति वक्र शिफ्ट होके क्या हो गया, पूर्ति वक्र जो है शिफ्ट होकर किधर आ जाएगा, S2 पर आ जाएगा। और अब ये डिमांड को कहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है, अब ये डिमांड को जो है E2 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, तो नए प्राइस क्या डिसाइड, प्राइस क्या हो गए, प्राइस जो है वो डाउन हो गए, पहले P1 था और अब P2 हो चुका है। तो फिर उद्योग ने बोला जी अब प्राइस P2 है, क्योंकि सप्लाई जो है वो बढ़ गई है। तो अब नए प्राइस क्या आ गए, नए प्राइस जो हैं वो P2 आ गए। पहले क्या थे प्राइस, पहले जो है वो थे P1 और अब जो है प्राइस क्या हो गए, अब प्राइस जो है वो डाउन हो चुके हैं, प्राइस जो है वो P2 पे आ गए। तो P2 प्राइस जो है वो ये आ गए, MC कर्व ये जा रहा, ये MC कर्व है। तो अब नया संतुलन बिंदु कहाँ पे आ गया, अब नया संतुलन बिंदु जो है वो आ गया E2 पे। पहले कहाँ पे बन रहा था, पहले यहाँ पे बन रहा था E1 और अब कहाँ पे बन रहा है, अब जो है बेटा ये यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, अच्छा अब ज़रा ध्यान से समझेंगे। अब जो है अब फर्में असामान्य लाभ कमा रही हैं। अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे फर्में आकर्षित होंगी और उसको देख के कि यार इस मार्केट के अंदर तो बड़ा प्रॉफिट है। तो इस चीज़ को देख के क्या होगा, इस चीज़ को देखकर लॉन्ग रन के अंदर क्या होगा, लॉन्ग रन के अंदर जो है जब ऐसा ही सब कुछ चलता रहेगा तो बेटा लॉन्ग रन के अंदर जो असामान्य लाभ था वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो धीरे धीरे जो है सामान्य लाभ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको बेटा वो पीछे हम जो मोनोपोली के अंदर पढ़ के आए हैं वो सब आपको पता होना चाहिए, वरना ये समझ नहीं आएगा आपको। असामान्य लाभ की क्या कंडीशन होती है, बताना ज़रा, असामान्य लाभ की क्या कंडीशन होती है, असामान्य लाभ की। सर जब AR अधिक हो MR से, MR नहीं सर, सॉरी मतलब AC कम हो AR से। हाँ तो बात तो वही हो गई, AR ज़्यादा हो AC से, और सामान्य की क्या होती है, AR और AC दोनों जब बराबर हो। हाँ, और हानि की क्या होती है, तो AC अधिक हो AR से, AC अधिक हो AR से। हाँ, तो ये तीनों सिचुएशन ध्यान रखनी है, ये कैसे अप्लाई हुआ है। ये AC नीचे है और AR ऊपर है, तो अभी असामान्य लाभ जो है हो रहा है। लेकिन अब जब लॉन्ग रन के अंदर फर्में अट्रैक्ट होंगी तो वो असामान्य लाभ फिर क्या होगा, उससे ये AC कर्व ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है जी, AC कर्व जो है ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। और अब आप देखेंगे AC MC दोनों आपस में बराबर हो रहे हैं यहाँ पे। ये अब नया प्राइस क्या डिसाइड हो रहा है, P0। नया प्राइस क्या डिसाइड हो रहा है, P0। ये जो कर्व है P कर्व, यही AR कर्व, इसको अगर हम एक्सटेंड कर देते हैं, यही AR कर्व है, यही MR कर्व है और यही प्राइस है। तो अब आप देखोगे AR और AC इस पॉइंट पे, यहाँ पे दोनों बराबर हैं, AR और AC। तो AR और AC जब दोनों बराबर होते हैं, AR और AC जब दोनों आपस में बराबर होते हैं तो वो कौन सी सिचुएशन होती है, वो सिचुएशन होती है आपकी
क्या कहते हैं, सामान्य लाभ की। तो ये जो MC0 और SAT0 है, ये किसका है बेटा, ये लॉन्ग रन का इफ़ेक्ट यहाँ पे दर्शाया गया है। और ये जो नीचे वाले डायग्राम हैं, ये वाले, ये शॉर्ट रन वाले को दर्शा रहे हैं। तो ये एक ही डायग्राम के अंदर अल्पकाल और दीर्घकाल दोनों डायग्रामों को यहाँ पे शो किया गया है कि अल्पकाल में तो असामान्य लाभ रहेगा, लेकिन जब पूर्ण प्रतियोगिता में कोई भी फर्म आसानी से आ सकती है, आसानी से जा सकती है, तो भाई क्या होगा, उस असामान्य लाभ से अट्रैक्ट होकर फर्में आएंगी और लॉन्ग रन में वो क्या हो जाएगा, सामान्य लाभ में परिवर्तित हो जाएगा। अच्छा जी, अब देखिए, अब जरा एक पैराग्राफ और है, कह रहा है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में दीर्घकालीन पूर्ति वक्र भी लागत में होने वाले परिवर्तन पर आधारित होता है। इसका क्या मतलब है बेटा, अभी जो मैंने ऊपर आपको डायग्राम समझाया उसमें हमने डिमांड कर्व को ऐसे बना रखा है, उसमें हमने डिमांड कर्व को जो है ऐसे बना रखा है और सप्लाई कर्व जो को है ऐसे बना रखा है, ठीक है। लेकिन सेमेस्टर 1 के अंदर आपको शायद ही याद हो, पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर जो दीर्घकालीन पूर्ति वक्र होता है, दीर्घकालीन जो पूर्ति वक्र होता है वो 3 तरीके का होता है, 3 तरीके का। पहला जो होता है उसको हम कहते हैं बढ़ती लागत का उद्योग, दूसरा जो होता है उसको हम कहते हैं घटती लागत का उद्योग, और तीसरा जो होता है उसको हम कहते हैं स्थिर लागत का उद्योग। 3 तरीक़ों के उद्योग होते हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है, 3 तरीके के उद्योग होते हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके का बनेगा। जैसे स्थिर लागत में ऐसे बनता है एक्स अक्ष के समांतर, ठीक है, स्थिर लागत में ऐसे बनता है। देखो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, जो बढ़ती लागत का जो उद्योग होता है उसमें पूर्ति वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरेगा, जो कि उत्पादन में और लागत में विपरीत संबंध को क्या करेगा, विपरीत संबंध को दर्शाएगा कि जैसे जैसे लागत बढ़ेगी प्रोडक्शन कम होगी, जैसे जैसे प्रोडक्शन कम होगी वैसे वैसे लागत जो है वो घटेगी। तो 3 तरीके के उद्योग होते हैं, एक होता है बढ़ती लागत का उद्योग, एक होता है घटती लागत का उद्योग, और एक जो होता है वो होता है सामान्य लाभ का उद्योग। इसी प्रकार घटती लागत का जो उद्योग होता है उसमें पूर्ति वक्र दाएं से बाएं ऊपर की ओर उठा हुआ बनेगा, ऊपर की ओर उठा हुआ, जैसे कि ऐसा, ये वाला, ये किसका है, ये घटती लागत का है। और इसका कैसा बनेगा, इसका ऐसा बनेगा, ऐसा। तो दीर्घकाल में कह रहा है पूर्ति वक्र जो है पूर्ण प्रतियोगिता का डिपेंड करता है उद्योग किस टाइप का है, बढ़ती लागत का है, घटती लागत का है, या जो कि दर्शाता है कि लागत कम होने में पूर्ति में वृद्धि होती है, और जो स्थिर लागत का उद्योग होता है उसमें पूर्ति वक्र एक्स अक्ष के समांतर होता है, ऐसा। तो कह रहा है लागतों में जो चेंज है वो किसके ऊपर निर्भर करता है, पूर्ण प्रतियोगिता में लागतों में जो चेंज है वो पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर पूर्ति वक्र की आकृति के ऊपर भी डिपेंड करता है कि पूर्ति वक्र की आकृति कैसी है। अभी तो हमने इस वाले डायग्राम से समझा है घटती लागत के उद्योग से, घटती लागत का, एक्चुअल में तो सप्लाई कर वैसा ही होता है, ठीक है। लेकिन अगर बढ़ती लागत का उद्योग है और अगर स्थिर लागत का उद्योग है तो उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, ये भी यहाँ पे आपको समझाया गया है कि अगर बढ़ती लागत का उद्योग है, बढ़ती लागत का उद्योग का मतलब क्या होता है कि अगर आप उत्पादन, कह रहा है बढ़ती लागत के उद्योग वो उद्योग होते हैं जो लागत व उत्पादन के विपरीत संबंध को क्या करते हैं, विपरीत संबंध को दर्शाता है। मतलब क्या हुआ इसका कि अगर उत्पादन बढ़ने से लागत बढ़ जाती है तो लागत बढ़ने से लाभ घट जाएगा, जिसकी वजह से पूर्ति कम हो जाती है। तो डिपेंड करता है कि बढ़ती लागत का उद्योग है, घटती लागत का उद्योग है, या स्थिर लागत का उद्योग है, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि लागतों में किस तरीके का परिवर्तन होगा। तो ये सबसे पहला
जो हमारा फैक्टर था कि इनपुट में जब चेंज आएगा, इनपुट के अंदर, इनपुट की कीमत के अंदर, सॉरी, इनपुट की जो कीमतों के अंदर जब चेंज आएगा तो किस तरीके से सप्लाई के अंदर चेंज होगा, ये आपने अभी यहाँ पे समझा है। कल हम जो है ये वाला पढ़ेंगे कि भाई जब टेक्नोलॉजी के अंदर चेंज होता है तो किस तरीके से जो है चेंज आता है। फिर हम पढ़ेंगे टेक्नोलॉजी के बाद वो टैक्स वाला, कि जब सरकार टैक्स लगा देती है तो भाई किस तरीके से आता है। और तीसरा जो था आपका, 3 तो हैं, और चौथा था नेचुरल क्राइसिस। नेचुरल क्राइसिस का हमें यहाँ कुछ नहीं पढ़ना, केवल आगतों की कीमत, तकनीकों में परिवर्तन और कर वाला, ये 3 चीज़ों को हमें डिटेल में पढ़ना है।